हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक और हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जिसके साथ घटी थी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाती हूँ। मेरा नाम मुकुंद है। एक बार हम सर्दियों की छुट्टी में अपनी छोटी दादी के घर गए। छोटी दादी मतलब मेरी दादी की छोटी बहन। तो मैं और मेरी दोनों बहनें हम वहाँ पे 15 दिन के लिए लगभग गए। मेरी बुआ जो मेरी छोटी दादी की बेटी और एक उनके बेटे यानी कि मेरे चाचा, 2 बच्चे थे उनके। तो जो मेरी बुआ लगती थी वो मुझे बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया था। तो लेकिन क्या होता था कि मेरी बहनें दोनों, उनको लगता था कि बुआ हमसे प्यार करती नहीं है, बट ऐसा था नहीं। बुआ सबको प्यार करती थी लेकिन मुझे थोड़ा ज्यादा करती थी। 15 दिन गांव में घूमते हुए रहते हुए कब बीत गए पता ही नहीं चला। हम खूब मस्ती करते, सर्दियों में शाम को आग जलाकर बैठते, बातें करते। 15 दिन की छुट्टियां कब खत्म हो गई पता ही नहीं लगा। मम्मी का कॉल आ गया कि चाचा हमें घर छोड़ जाएं। तो चाचा ने हमें छोड़ने की तैयारी की। हमें छोड़ने के लिए बस से जाना था, लेकिन चाचा दिन में काम पर जाते थे। तो शाम को 5 बजे की बस से चाचा ने बोला कि मैं छोड़ आऊंगा। लगभग 5 घंटे का रास्ता था। तो चाचा ने बोला शाम को 5 बजे वाली बस भी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, रात तक, ज्यादा देर रात नहीं होगी, हम पहुंच जाएंगे। तो चाचा अपने काम पर चले गए। हम लोगों ने तैयारी की। अम्मा, दादी ने और बुआ ने हमारे लिए पूरियां और सब्जी बना दी कि रास्ते में खा लेना। मैंने तो मना किया था, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब भी बाहर जाते हैं सफर में तो कुछ खाना लेकर जाना चाहिए। तो हम फिर निकल गए। 5 बजे की बस थी। हम टाइम पर पहुंच गए, लेकिन सीट आगे की सारी भर चुकी थी। और चाचा का एक बेटा भी है। तो चाचा का बेटा भी जिद करने लगा मैं भी चलूंगा। तो चाचा ने बोला ठीक है चलो, कल तो वापस आ ही जाएंगे। तो हम सब लोग बस की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। हम कई सारे लोग हो गए, मैं, 2 मेरी बहनें, चाचा का बेटा और चाचा। तो हम चारों बच्चे मिलकर आपस में अंताक्षरी खेलने लगे, गाना गाने लगे। तब इतने मोबाइल हुआ नहीं करते थे, तो हम ये सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। और बस की खिड़की खोल के एकदम अच्छी हवा आ रही थी, ठंड भी लग रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। तभी कुछ दूर जंगल में जाकर बस से तेज आवाज आई। रात के लगभग 7:30-8 बज रहे थे। ठंड का मौसम था तो रात बहुत लग रही थी, अंधेरा था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया। ड्राइवर ने बस में घुसकर कहा टायर बदलने में लगभग 2 घंटे लग सकते हैं, सबको नीचे उतरना पड़ेगा। यहाँ पास में ही एक ढाबा है, आप लोग चाहो तो वहां जाकर चाय वाय पी सकते हो, मैं जल्दी से इसे बदल दूंगा। हम साथ में सब्जी और पूरियां तो लाए ही थे। तो चाचा ने बोला क्या तुम लोगों को भूख लग रही है? हमने बोला हाँ चाचा, खा लेंगे। तो हम सब भी अपना खाना लेकर उस ढाबे की तरफ चल दिए। लगभग बस में 40-45 लोग होंगे। कुछ लोग इधर उधर ठहरने लगे। 10-15 लोग लगभग उस ढाबे में जाकर चल दिए, पहुंच गए। वहां देखा तो कोई नहीं। तो एक अंकल ने आवाज लगाई, क्या ढाबे पर कोई है क्या? अरे सुनते हो? अगर हो तो बताओ। तो अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी निकल कर आया। तो सब देखकर दंग रह गए। इतना बूढ़ा आदमी रात को ढाबा खोलकर बैठा है, इसको डर नहीं लगता? तो बस में बाकी लोगों ने तो चाय का ऑर्डर नहीं दिया था, कुछ लोगों ने ही चाय का ऑर्डर दे दिया। बूढ़ा चाय बनाने लगा और लोगों से बतियाने लगा और बोला कि मैं अक्सर यहाँ रुक जाता हूँ क्योंकि यहीं पर वाहन खराब हो जाते हैं, तो हमेशा तैयार रहता हूँ कि कभी किसी को जरूरत पड़े तो मैं आ जाता हूँ। सबको बड़ा अजीब सा लगा। हमारे ही बस में एक लगभग 15-16 साल की लड़की भी थी जो अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी और ढाबे पर बैठी थी, बातें कर रहे थे, कुछ खा भी रहे थे। अचानक से वह लड़की ऊपर देखती है और तेज तेज हंसने लगती है, बहुत तेज हंस रही थी। तब लोग उसे देखकर दंग रह गए कि ऐसा क्या लग रहा था जैसे वह किसी से बातें कर रही हो और हंसती जा रही हो। उससे सब पूछने लगे क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? उसके पापा भी पूछने लगे। तो वो बोली कुछ नहीं, वो आंटी का फेस मुझे बहुत फनी लग रहा है। यह सुनकर और सब दंग रह गए। फेस फनी लग रहा है? यहाँ तो कोई है भी नहीं।
उस लड़की का मुंह ऊपर ही था और देखे जा रही थी। सब लोग कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी नजरें नीचे करे, लेकिन वह हंसे जा रही थी और ना ही किसी की बातें सुन रही थी। लड़की बताती है कि वो आंटी मुझे बहुत प्यार से बात कर रही है और आंटी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है और कितना फनी चल रही है। लड़की को सब हंसने से रोकते हैं, लेकिन वो हंसती ही रहती है। अब सब अपनी चाय तो भूल गए, सब बहुत डर गए। वो लड़की अब हंसने के साथ साथ चिल्लाने भी लगी, वो आंटी मुझे बुला रही हैं, वो आंटी मुझे बुला रही हैं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना है। अब सब और घबरा गए। उस लड़की की हालत इतनी खराब होने लगी, अब वो पैर भी मार रही थी, हाथ भी टेबल पर मारे जा रही थी। उस लड़की के माँ बाप की भी हालत बहुत खराब, चिल्लाए जा रहे थे, कोई मेरी बेटी को बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ। तो मेरे चाचा जल्दी से उन ढाबे वाले अंकल के पास गए और बोले, अंकल ये सब क्या हो रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ तो है, मुझे लग रहा है, आप बताइए जल्दी। तो बूढ़े अंकल एकदम पका गए। तो मैंने पूछा, अंकल कुछ तो बोलिए। बोले, बेटा तुम लोग रुको, मैं अभी आता हूँ, बस तुम थोड़ी देर संभाल लो। वो अंकल फिर पता नहीं कहाँ चले गए। अब उस बच्ची की कंडीशन इतनी खराब होती जा रही थी, टेबल पर हाथ मार मार कर उसने खून निकाल लिया, हंस रही थी, रो रही थी, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक अजीब सी बात थी, जब से उस लड़की ने ऊपर देखना शुरू किया, उसने तब से नीचे ही नहीं देखा। सब कोशिश कर रहे थे कि ये बच्ची अपनी नजर नीचे करे तो शायद ठीक हो जाए। इतनी भगदड़ सी मचने पर बाहर जो लोग टहल रहे थे वो भी अंदर आने लगे। उनमें एक आंटी थी जो लगभग 55 से 60 साल की होंगी। जैसे ही उन्होंने यह सब देखा तो वह समझ गई कि किसी आत्मा ने इस बच्ची को अपने बस में कर लिया। उन्होंने सबको आवाज लगाकर अपने पास बुलाया और कान में कुछ कहने लगी। आंटी ने बताया कि किसी आत्मा ने इसे अपने बस में कर लिया है, जल्दी ही हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सब कुछ खराब हो सकता है। तब एक आदमी बस वाले के पास भागता हुआ गया और बोला कि भैया बस कितनी देर में चलाओगे, कुछ गड़बड़ हो गया है, जल्दी निकलना पड़ेगा। तो बस वाला बोला, भैया मैं पिछले 1 घंटे से इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, ठीक होने से पहले ही सब खराब हो जाता है। अब समझ आया किस वजह से यह सब हो रहा है। तो बस वाले ने उस आदमी से बोला, तुम भैया वहीं जाओ, मैं यहाँ पे कुछ देखता हूँ, कुछ सोचता हूँ, जुगाड़ हो सकती है तो मैं जल्दी आता हूँ। उस आदमी ने वापस आकर आंटी को सब कुछ बता दिया कि आंटी वहां पे अभी कुछ सही नहीं हो रहा है, बस में भी कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रही है, लगता है इस आत्मा के ही प्रकोप से हमारी बस खराब हुई थी। दूसरी तरफ वो ढाबे वाला बुढ़ा पता ही नहीं चल रहा था कहाँ चला गया। अब उसके कमरे का हम लोग दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन वह कुछ बोला ही नहीं और बच्ची की हालत खराब होती जा रही थी। बच्ची को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। 4-5 लोग भी उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। तब आंटी ने जैसा जैसा बोला हमने वैसा ही किया। आंटी ने बोला, सब ध्यान से सुनो, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से निकलना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग अब जंगल में फंसे हुए हैं। अब पता नहीं यहाँ से मेन रोड कितनी दूर है और ये आत्मा अभी तक सिर्फ बच्ची के ऊपर ही है। ये शुक्र मनाओ, पता नहीं कब किसके ऊपर हमला कर दे, उससे पहले इस बच्ची को हमें उसके बस में से बाहर निकालना पड़ेगा। आंटी ने कहा, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस लड़की के चारों तरफ गोला बना लो और सब एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। हम सब ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करा ही था कि उस आत्मा ने एकदम से लड़की का पे अपना असर और ज्यादा कर दिया। वो चाहती थी शायद कि हम डर जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ना बंद कर दें, लेकिन आंटी ने इशारे से बोला, और तेज पढ़ो, और तेज पढ़ो। तो हम लोग समझ गए कि आंटी चाहती हैं कि और तेज पढ़ें। पर आज हमने सोच लिया था, आज हम या तो इस बच्ची को बचाकर ही लेकर जाएंगे या हम भी देखेंगे हमारे साथ क्या होता है। हम लेकिन डरेंगे नहीं, सब मजबूत हो गए। इतनी देर में उस आत्मा ने अचानक से आंटी के ऊपर हमला कर दिया। ढाबे के ऊपर से एक अचानक से लकड़ी आंटी के सिर पर गिरी। आंटी एकदम घायल होकर गिर पड़ी। फटाक से हम लोगों का ध्यान टूट गया और हम आंटी को बचाने के लिए उनकी तरफ भागे। फिर आंटी ने
उठते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम हनुमान चालीसा पढ़ना बंद मत करो। अगर तुमने बंद कर दिया तो ये आत्मा हम सबको मार डालेगी आज। अब इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और रात भी बढ़ती जा रही है। जितना जितना रात घनी होती जाएगी उतना उतना इसका प्रकोप बढ़ता जाएगा। फिर हम सब लोग फिर दोबारा से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए और आंटी को भी वहीं बिठा लिया अपने पास। और हम आंटी के ध्यान दे रहे थे कि कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। सब इधर उधर भी देखे जा रहे थे। इतनी देर में हमारा बस ड्राइवर भागता हुआ आया। हमने देखा उसके हाथ में कुछ चीजें लगी हुई हैं। उसके हाथ में एक बोतल थी जिसमें गंगाजल था। एक दो लकड़ी भी लगी हुई थी उसके हाथ में जिस पर कपड़ा बंधा हुआ था। और एक बड़ी सी कट्टी थी उसके पास, कैन जिसको बोलते हैं, वो लगी थी। वो भागता हुआ आया। उसने बोला, मैं कुछ गंगाजल लेकर आया हूँ जो मेरी बस में मैं हमेशा रखता हूँ, और मैं साथ में पेट्रोल भी लेकर आया हूँ जिससे हम एक काम कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है बस अभी जल्दी से ठीक होगी नहीं जब तक यहाँ सब तक ठीक नहीं हो जाता। तो मैंने सोचा मैं भी जाकर सबकी मदद करता हूँ। तो उसने 3 आदमियों को अपने साथ बुलाया। बोला, आओ मेरे साथ जल्दी चलो। तो हम लोगों ने उस लकड़ी पर जिस पर कपड़ा लपेटा हुआ था आग जलाकर हम थोड़ा जंगल की तरफ गए। वहां से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके हम लोगों ने बाहर आग जला दी। फिर और हम लोग आग जलाने के बाद हम लोग और लकड़ियां इकट्ठा करने गए और दूसरी तरफ अंदर सब लोग हनुमान चालीसा पढ़े ही जा रहे थे। लेकिन वो आत्मा उस बच्ची को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि और प्रकोप बढ़ाती ही जा रही थी। और दूसरी तरफ 4 लोगों ने इतनी लकड़ियां इकट्ठी कर ली कि शायद हम पूरी रात अगर आग जलाएं तो भी वो खत्म ना हो। फिर जल्दी से बस ड्राइवर और वो 4 आदमी अंदर आए। उन्होंने बोला, अब हम एक काम करते हैं, हमने लकड़ियां जो इकट्ठी की हैं वहां पर आग जलाते हैं और कोशिश करो कि इस लड़की को हम वहीं लेकर जाएं। अंदर आग हम जला नहीं सकते, नहीं तो ये ढाबा जल जाएगा। तो 5-6 आदमियों ने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी भारी हो चुकी थी कि हमसे उठाई नहीं जा रही थी। फिर क्या करते? फिर बस ड्राइवर ने बोला, रुको, एक काम करते हैं, हम सब लोग अपने हाथ में एक एक मशाल बनाकर ले लेते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तब शायद कुछ हो। तो सबको पता ही है आत्माओं को आग से थोड़ा डर लगता है। फिर हम सब ने एक एक लकड़ी जलाकर अपने हाथ में ली। फिर हमने उस बच्ची को उठाने की कोशिश की तो अब लड़की का थोड़ा वजन कम हो गया था, पर इतना भी नहीं। 6-7 लोगों ने मिलकर उस बच्ची को उठाया। फिर हम सब लोग बाहर गए। फिर बाहर हमने बहुत बड़ी अलाव जलाया, आग जलाई और उसकी चारों तरफ हम बैठ गए और वहीं पर बच्ची को बिठा लिया। फिर हमने उस बच्ची के दोनों हाथ बांध दिए जिससे कि वह अपने आप को चोट न पहुंचा सके। आंटी ने बोला कि ये ड्राइवर ने सही किया, अब एक काम करो, सब सर्कल बनाकर हाथ पकड़कर बैठो, लेकिन सबसे जरूरी काम यह है कि आधे लोग आग की तरफ मुंह करके बैठेंगे, आधे लोग आग के पीछे तरफ मुंह करके बैठेंगे, जिससे आगे और पीछे दोनों की चीजों का पता लग सके। और आज पूरी रात हमको ऐसे ही काटनी पड़ेगी इस आग के सहारे। अगर हम आग से दूर गए तो हमारी मौत पक्की है। फिर हम लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन मेरे चाचा का ध्यान सिर्फ उस बूढ़े बाबा की तरफ था। तो मेरे चाचा ने उन आंटी को बताया कि यहाँ पर ढाबे में जो अंकल चाय बना रहे थे वो अभी तक नहीं आए। तो फिर आंटी ने बोला, अच्छा हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त और काटो, ऐसे ही काटो। लेकिन वो लड़की अभी भी ऊपर ही देखी जा रही थी। बहुत कोशिश की, बड़ी मुश्किल से हम लोग वक्त काट रहे थे। धीरे धीरे करके रात के 1 बज गए। अब ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की का असर थोड़ा कम होता जा रहा है। लड़की अचानक से चिल्लाने लगी, मैं तुम सबको देख लूंगी। तो हम सब डर गए। तो आंटी ने बोला, फिर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो, कुछ नहीं होगा, तुम बस भगवान पर ध्यान लगाओ। हमने और तेज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। ऐसे करते करते हमारे लगभग रात के 2 से 2:30 बज गए। फिर हमने देखा ढाबे के पीछे से वो बूढ़े अंकल आ रहे हैं। तो हम सब उनकी तरफ दौड़े और उनको अपने पास बुलाया। अंकल, आप कहाँ थे? हम कितनी देर से
आपका इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि बेटा, मैं भी एक सिद्धि कर रहा था कि ये सब समाप्त हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई 15 से 20 साल की लड़की आती है तो उसके ऊपर इस हवा का कुछ असर होने लगता है। तो मैं अपनी पूजा करने गया था कि जिससे इस बच्ची को बचा सकूं। तो उन्होंने बोला, चाचा ने, कि अब क्या करें। तो उन्होंने बोला, तुम लोग जो ये सब सही कर रहे हो करो, मैं कुछ और कोशिश करता हूँ। ऐसे करते करते सुबह के 3 बज गए। फिर ऐसा लग रहा था मानो सबको नींद आ रही है, लेकिन कोई सो ही नहीं रहा था। फिर आंटी ने बोला, चलो अब एक काम करते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उस आत्मा का प्रकोप थोड़ा कम होता जा रहा है, और वो बच्ची भी ना आंखें बंद करके सो गई। पता ही नहीं चला उसको नींद कब लगी, लेकिन उसकी गर्दन नीचे ही नहीं हो रही। ऐसा लग रहा था वो लड़की बेहोश हो गई है, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसके मम्मी पापा इतना तेज चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे। फिर हम सब लोगों ने सोचा कि चलो जाकर बस में बैठते हैं, बस में सारी खिड़कियां बंद कर लेंगे और अंदर बैठ जाएंगे, और साथ में हनुमान चालीसा गाते रहेंगे। और धूप बत्ती भी थी बस में, तो हम धूप बत्ती जला लेंगे, क्योंकि धूप बत्ती और दिए से कभी नहीं आती। तो जैसे ही हम जाने को हुए, अचानक से उस आत्मा का प्रकोप फिर बढ़ गया। फिर हमने सोचा कि हमें पूरी रात इस आग के पास ही काटनी पड़ेगी। हम ठंड भी लग रही थी, पर आग से थोड़ा सा सुकून भी था। फिर थोड़ी देर बाद हमने फिर सोचा कि अब चुपचाप से 4-4 आदमी करके बस में जाते हैं। बस ड्राइवर बोला, चलो चलते हैं, देखता हूँ बस ठीक हुई हो सकती है कि नहीं। तो हम लोग 2 मशाल लेकर बस की तरफ गए। बस ड्राइवर ने और बाकी लोगों ने बस ड्राइवर की हेल्प की, कोशिश की कि बस ठीक हो जाए। लेकिन इस बार हो सकता है हनुमान जी की कृपा रही हो, तो बस ठीक हो गई। तो फिर हम जल्दी से सब लोगों को बुलाने आए कि चलो जल्दी से बस में बैठो, हो सकता है हम निकल पाए। तो धीरे धीरे करके हम लोग 4-4 लोग अब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बस में जाकर बैठे। लेकिन हमें ऐसा लगा कि पीछे से बहुत तेज हवा आ रही है, लेकिन हमने नोटिस किया कि वो सिर्फ पीछे से हवा आ रही थी। तो बस ड्राइवर जोर से चिल्लाया, जल्दी सब बस में बैठो, वो आत्मा फिर से आतंक मचा सकती है। फिर हम बस में बैठ गए और सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लिए, और सब सीट के नीचे सिर छुपा छुपा कर बैठे कि बाहर से कोई देख ना ले। और जल्दी से जिन सब औरतों के पास कपड़े थे या जो भी था, सबने उन कपड़ों को निकालकर विंडो को ढक लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। ड्राइवर ने बहुत तेज अपनी बस दौड़ाना शुरू कर दी। भगवान की कृपा थी जो बस सही हो गई और चल दी। फिर उसके बाद सुबह जैसे ही थोड़ी आगे निकले, देखा अब सब कुछ ठीक होता जा रहा है। फिर आंटी ने उस बच्ची के ऊपर थोड़ा सा गंगाजल छिड़का। अब देखा कि वो लड़की अपने नॉर्मल वजन में आ गई है। फिर उसके बाद थोड़ा जान में जान आई, पर हमने देखा कि उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था। बोल रही थी कि मेरे हाथ क्यों बांधे हैं, मुझे चाय नहीं दी, आप सबने चाय पी ली, मुझे इतनी तेज नींद आ गई थी। ड्राइवर ने सबको इशारा किया कि सब ठीक है, बस जल्दी से इस जंगल से निकलते हैं। फिर बस वाले ने बहुत हमारी मदद की, हम लोग जल्दी से उस जंगल में से निकल गए। फिर हम लोग सुबह के 6 बजे करीब उस बस से सब उतरे। हम सब ने डिसाइड किया कि ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर हम लोग घर पहुंचे। हम घर पहुंचे तो देखा मम्मी हमारी बैठी इंतजार कर रही है, क्योंकि हमारे चाचा का फोन लग ही नहीं रहा था। वहां नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि हम किसी को कॉल कर पाते। मम्मी एकदम घबराई हुई थी। फिर घर आए, हम लोगों की हालत देखकर मम्मी और घबरा गई। फिर हमने मम्मी को रात की सारी कहानी बताई। तो मम्मी ने बोला, अब कभी रात में सफर नहीं करेगा कोई, जब भी जाना हो चाहे छुट्टी लो, दिन में जाएंगे। तो ये थी बहुत खतरनाक से ढाबे की कहानी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे और भी कहानियां आएंगी। थैंक यू।